हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भारत में कोरोना संक्रमण के हालात किस ओर बढ़ रहे हैं? क्या मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं? क्या खतरा टल रहा है? और क्या आने वाले किसी खतरे से और आगाह रहने की जरूरत है? इसके साथ साथ देश में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। नई वैक्सीन का इंतजार भी है। मौजूदा वैक्सीन लोगों तक कैसे समय पर पहुंचे, ये भी देखना जरूरी है। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी के पॉल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही लोग सब जानना चाहते हैं कि क्या भारत में अब कुछ स्थिति बेहतर हो रही है? हम मामले तो कम होते देख रहे हैं, लेकिन क्या किसी स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं हम? सेकेंड वेव की जो अब सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसमें क्लियरली सुधार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि विदित है कि 2,60,000 न्यू केसेस हुए कल, 2,40,000 केसेस हुए। ये 2,57,000 थे, 2,59,000 से 2,76,000 थे। तो इसी तरह से जो डेथ्स हैं वो भी कम होनी शुरू हो गई हैं। 4,000 के लगभग थी, अब 3700 के करीब हैं। केस फैटेलिटी रेट हमारा स्टेबल है, अबाउट 1.12%। लेकिन रिकवरीज क्लियरली बढ़ी है और वो एक बड़ा ड्रामेटिक विजिबल साइन है कि पेंडेमिक का असर जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, कम हो रहा है। एक और भी बात जानने वाली है कि जिन प्रदेशों में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी थी पेंडेमिक की, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी प्रदेश, उनमें क्लियर स्टेबलाइजेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कुछ प्रदेशों में, कुछ राज्यों में, तमिलनाडु, उड़ीसा, JNK, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, इन सब में अभी सिचुएशन स्टडी हो रही है, लेकिन वॉच करना पड़ेगा। तो ये मिक्स पिक्चर है, हमें जागरूक रहना पड़ेगा और जिन चीजों को करने से, जिन एफर्ट्स को करने से, जिन मेहनत करने से ये सब संजोया है, श्रिंक हुई है पेंडेमिक, उनको आगे भी जारी रखना है और जोर लगाना है। टेस्ट पॉजिटिविटी भी कम हुई है, ये भी एक आंकड़ा है। 20-22%, 21% पहुंच गया था पॉजिटिविटी रेट, अब घट के 15% हो गया है। डॉक्टर साहब, लोगों में एक मन में बात ये चल रही है, दरअसल आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि लॉकडाउन की वजह से अभी तो हमने हालात कुछ कंट्रोल कर लिए, लेकिन लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान तो है नहीं। लॉकडाउन कब तक रखेंगे और क्या लॉकडाउन हटाएंगे तो दोबारा फिर पहले जैसी हालत हो जाएगी? देखिए, ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लॉकडाउन, डिस्ट्रिक्ट का लॉकडाउन, स्टेट का लॉकडाउन, कोई भी बड़ी ज्योग्राफी का लॉकडाउन है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। अब दो एस्पेक्ट है। पहली बात है कि जब लॉकडाउन से या नियर लॉकडाउन से आप वापस आओ तो सिस्टमैटिकली एकदम से मत खोलिए, और कुछ चीजें हैं कि बहुत बड़ी भीड़ नहीं हो, बहुत एक्टिविटीज एकदम से खुले, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसे रिजीम में रहना चाहिए कि जहाँ पे कि लार्ज गैदरिंग्स और पार्टीज और बड़ी बड़ी वेडिंग्स, बड़े बड़े त्योहार, उन सब में हमें संयम बरतना होगा काफी देर तक। और दूसरी बात है कि लॉकडाउन के बिना भी जो हमारे पहले मेजर्स थे उनको हम काफी हद तक और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब लेट मी एलाबोरेट। जैसे टेस्टिंग की बात है, हमारे पास 5 टूल्स हैं। टेस्टिंग की बात करें तो हमें टेस्टिंग करने का जो नंबर है और RT-PCR जितना होना चाहिए, उसको हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। उसके ऊपर हमारा जोर और जो प्रोटोकॉल कहते हैं उतना नंबर हमेशा रहना चाहिए। जो कंटेनमेंट के एफर्ट है हमारे, जो कि कई बार मुश्किल भी दिखाई देते हैं, कि एक बिल्डिंग में कुछ केसेस हुए तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना, और जरूरत पड़े तो उससे थोड़ा बड़ा जोन बनाना, वहां हाउस टू हाउस सर्च होना, ये काम जो है अगर हम अच्छी तरह से आगे भी करते रहेंगे तो संक्रमण की जो चेन है वो रुक जाएगी। हमारे एफर्ट संक्रमण की चेन को रोकने के लिए बहुत इंटेंसली चलते रहने होंगे कि वायरस अभी भी कहीं नहीं गया है और कहीं नहीं जाएगा फॉर द नेक्स्ट सेवरल मंथ्स। हमारी तीसरी स्ट्रैटेजी है कि बीमार है तो उसका क्या इलाज करते हैं, उसके ऊपर एफर्ट भी होता है, लेकिन वो असर को ठीक करता है, जान बचाने की बात आती है। चौथी स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी है कि हम अपने लिए क्या अपने आप को बचाते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप को बचाते हैं, मास्क पहनते हैं, दूरी रखते हैं, सफाई रखते हैं, भीड़ में नहीं जाते, फालतू में बाहर नहीं आते, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हम संजो के रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो एक तो जान बचती है,
घर में भी स्प्रेड नहीं होता और आप जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन उसको रोकते हो। लास्ट स्ट्रेटेजी वैक्सीनेशन, उसको स्केल अप करना है। जिनको चिन्हित किया गया है प्राथमिकता के तौर पे, जिनको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, जरूर वैक्सीनेशन लेना चाहिए और वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होनी चाहिए। वो सारे एफर्ट किए जाएंगे। तो प्लीज ये 5 टूल्स आपके पास हमेशा हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो 5 स्ट्रैटेजीज बताई, अगर उसमें से जो आखिरी इसकी आपने बात की उस पर हम और बात कर लें, वैक्सीनेशन पर। और डॉक्टर वी.के. पॉल के बारे में मैं व्यूअर्स को ये बता दूं कि देश का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें आपकी एक बहुत अहम भूमिका भी है। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया है कि भारत में जो वैक्सीनेशन की दर है वो एक पीक पर पहुंचने के बाद वो कुछ धीमी हो गई है, उसकी रफ्तार कम हो गई है। मसलन हम अप्रैल में का जो एवरेज है वो हम 30 लाख वैक्सीन पर डे लगा रहे थे और मई में अभी तक हम वो 16 लाख प्रतिदिन पर आ चुके हैं। तो ये वैक्सीनेशन हमारी इसकी रफ्तार स्लो क्यों हुई है? शुरुआत से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया तो क्योंकि इन कंपनीज ने अपनी परमिशंस लेके पहले से ही प्रोडक्शन करी हुई थी, स्टॉक पाइल बना हुआ था। तो मान लीजिए कि पर्टिकुलर कंपनी ने अक्टूबर से काम भी शुरू कर दिया, नवंबर से काम शुरू कर दिया, तो एक स्टॉक पड़ा हुआ था। उस स्टॉक को इस्तेमाल करते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे आया। अब वो स्टॉक जो है वो नीचे आ गया। अब हम इन अ वे डिपेंडेंट हैं कि आप बनाइए और इस्तेमाल करिए। ये सिचुएशन इन दो महीनों में लगभग रहनी थी और ये पता भी था। मैं यही कहना चाहूंगा कि यस, थोड़ा सा इसमें स्लो डाउन आने का पता था क्योंकि सप्लाई जो थी वो स्टॉक पाइल था पहले का, उसके इस्तेमाल होते होते अब हम एक स्टेडी स्टेट में हैं, लेकिन बहुत तेज गति से अब आगे बढ़ेगा। अभी भी स्कोप है इसको तेज गति लाने का और उसकी कोशिश की जाएगी। और पेंडेमिक को संभालते संभालते साथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी जोर होना चाहिए। ये हम सब ने राज्यों से साथ मिलके इसको इकट्ठा, इसको आगे बढ़ाना है और तेज गति से। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो एक एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई पहले क्यों ज्यादा हम कर पा रहे थे, अभी हम क्यों कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि राज्य जो है वो लगातार ये आरोप लगाते हैं कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, वैक्सीन है नहीं। कोई कहता है कि मेरे पास 1 दिन की बची है, 3 दिन की बची है। अब दिल्ली ने अपने 18 से 44 साल के वैक्सीनेशन के जितने सेंटर थे वो सारे के सारे बंद कर दिए। तो उनका कहना यह है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक ही नहीं है। आप मानेंगे कि देश में वैक्सीन की कमी है? देखिए, वैक्सीन की प्रोडक्शन और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ये सबको, सारे राज्यों को मालूम है। हमारे 2 मेन वेंडर्स हैं, 2 कंपनीज हैं, उनकी प्रोडक्शन विदित है। हमें उसी की जो अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते ही आगे बढ़ना हो। हमारे पास जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको विदित है, उनको मालूम है, उन कंपनीज ने बताई है। हमें उसी में रहकर जितना भी ज्यादा से ज्यादा हम दे पाए, प्राथमिक ग्रुप्स को दे पाए इन पर्टिकुलर, और आगे धीरे धीरे बढ़ाए बाकी ग्रुप्स तक, ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। और इसको हमें एज टीम एक भागीदारी में लेके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते सभी को इतनी प्रोडक्शन भी हो जाएगी कि दिन में देने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो टाइम भी आएगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि ये सबको मालूम है कि कंपनियां कौन है बनाने वाली और वो कितनी बना सकती हैं 1 दिन में या 1 महीने के अंदर। इससे ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो सवाल ये बार बार पूछा जाता है, हालांकि जो हो गया वो हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं इसका एक उत्तर आप दे दें कि इन कंपनियों को पहले इंसेंटिवाइज करके या इनको पहले सरकार की तरफ से ग्रांट्स दे करके इनकी कैपेसिटी को क्यों नहीं बढ़ाया गया? जैसे अमेरिका ने या और देशों ने करोड़ों की डोजेस जो है वो पहले ऑर्डर कर ली थी। अगर वो एक फॉर्मूले पर काम कर रही थी हमारी 2 कंपनियां, उनकी कैपेसिटी हम पहले से बढ़ा करके रखते तो अब जब उनकी दवा तैयार हो जाती तो हमको बड़े पैमाने पर मिल जाती। पहली बात है कि ये कंपनीज को ऑफर, कंपनीज को सपोर्ट, इसके बारे में हमेशा कंपनीज के साथ एक पार्टनरशिप में एफर्ट होता रहा है। और उनकी मेन एफर्ट ये पहला था कि उनका वैक्सीन सिद्ध हो कि चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, जो हमारा सीरम वाला वैक्सीन है वो वैक्सीन एक बाहर का वैक्सीन पहले सिद्ध हो जाए। ये कब सिद्ध हुआ कि ये वैक्सीन जो है इसको लाइसेंस मिलेगा? जनवरी में जाके हुआ। उसके बाद अपनी कंपनीज की अपना पर्सपेक्टिव होता है। आप ये लेके चलिए कि हर एक, अब भारत बायोटेक एक छोटी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उनको ये लेना कि हम इससे 20 गुना या 25 गुना हम जा सकते, टेक्स टाइम। उनकी अपनी कैपेसिटी, उनकी अपनी विजन, वो भी सीमित होता। पहले यही नहीं पता होता काफी हद तक कि हमारा वैक्सीन चलेगा कि नहीं चलेगा, फेल भी हो सकता है। मर्क जैसी कंपनी
वैक्सीन फेल हुई। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे और वैक्सीन बन रहे हैं उसमें हमारे रिसर्च फंडिंग के तौर पूरी उनकी सपोर्ट की जा रही है, चाहे वो बायो ई का RBD प्लेटफॉर्म का वैक्सीन हो, करोड़ों रुपए उनको दिए गए। उसको हम समझा भी सकते हैं एग्जैक्टली कितना कितना उनके रिसर्च के लिए सपोर्ट के लिए दिया गया। जिनोवा का जो mRNA वैक्सीन बन रहा है उसमें पूरी सपोर्ट है। कोविड सुरक्षा नाम के एक जो भारत का प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत में, उसमें करोड़ों की सपोर्ट उसमें जा रही है। भारत बायोटेक का जो नेजल वैक्सीन बन रहा है उसमें सपोर्ट दी जा रही है। भारत बायोटेक अब जो एक्सपेंशन कर रहा है वो एडवांस परचेज की तरह नहीं, उसमें एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। लगभग हर वैक्सीन जो देश में बन रहा है उसमें भारत सरकार की तरफ से फंडिंग कहीं ना कहीं रूप में, कैश काइंड के रूप में मिली हुई है। स्पुतनिक के लिए भी जो टेस्टिंग यहाँ हुई है उसको हमने लेबोरेटरीज अपनी को उपलब्ध कराया। तो ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है जी कि किस स्टेज पे कैसे करना चाहिए, लेकिन जब एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई कि इतना पैसे की जरूरत है, एडवांस पेमेंट की तरह करिए, इट वाज डन। आपने थोड़े दिनों पहले एक प्रेजेंटेशन में बताया भी था कि कैसे कई कंपनियां हैं कोविशील्ड कोवैक्सीन के अलावा, बायोई, जाइडस, सीरम की नोवावैक्स है, एक नेजल वैक्सीन बन रही है, एक जिनोवा की वैक्सीन है, स्पुतनिक वैक्सीन है, और ये अगस्त से लेकर के दिसंबर तक हमारे पास 200 करोड़ डोज से ज्यादा होंगी। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कोई एस्टिमेट है हमारे पास कि हम अपनी कितनी आबादी को वैक्सीनेट करना चाहते हैं और कब तक, कोई टाइम फ्रेम है इसका? कंपनीज में वो दम है, हमारे प्राइवेट सेक्टर में, हमारी इंडस्ट्री में, कि ऐसे ऊंचे लक्ष्य को वो पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने जो अपने लिए लक्ष्य रखे, उन्होंने अपना जो प्लान बनाया, रियलिस्टिक प्लान बनाया, उसको कोलेट करके हम सामने लेके आए कि ये स्कोप, ये पोटेंशियल, ये टाइमलाइन हमें दिखाई देगा। यस, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, यस दे आर एस्पिरेशनल, बट दैट्स हाउ इट शुड बी। ऊंचे, हमारा उद्देश्य तो ऊंचा होना चाहिए, और उन कंपनीज ने ये सामने रखा। ये गवर्नमेंट के नंबर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास वो नंबर्स हैं जो वहां से सुन के एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमारे सामने उन्होंने शेयर किए। लेकिन ये दिखाता है कि भारत का पोटेंशियल क्या है, और ये उम्मीद भी करते हैं कि इसको पूरी तरह से हम सब मिलकर इसको संभव करेंगे। हैविंग सेड दैट, आपने जो दूसरा सवाल का हिस्सा पूछा वो ये है कि आज के टाइम पे लगता है कि 18 साल के ऊपर हर व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए तो डिजीज भी खत्म होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती है। तो एक टेंटेटिव गोल हर कंट्री ये लेके चलता है कि क्या मैं सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दूं। उसके भीतर सबसे पहले जब लिमिटेड सप्लाई होती है तो जो प्राथमिकता प्रदान करी जाती है वो वल्नरेबल ग्रुप्स को और हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स को करी, जैसा कि हमने भी करा, और उस रास्ते पे हम चले। तो एक गोल तो यही हो सकता है कि भारत के हर वयस्क को टीका लग जाए। जल्दी से मैं कुछ और सवाल आपसे लेना चाहता हूं क्योंकि समय आपका सीमित है। ये मुझे बताइएगा कि जो स्पुतनिक को लेकर के अभी बड़ी अपेक्षाएं हो रही हैं और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये वैक्सीन कब आएगी बाजार में और हम कब ले पाएंगे, उसका कोई एस्टिमेट आप दे सकते हैं? स्पुतनिक को, भारत को स्पुतनिक से कितनी उम्मीदें हैं? पहली फेज में स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट हो रहा है किसी हद तक। उन्होंने अभी कुछ वैक्सीन भेजे हैं पहले इस महीने में, तो 6 लाख के करीब 60 लाख डोजेस, सॉरी 6 मिलियन डोजेस का प्रावधान है जो लगभग उन्होंने पूरा कर लिया है, और नहीं तो हो जाएगा। इसी प्रकार अगले महीने भी और उसके अगले महीने भी कुछ इंपोर्ट होगा वहां से इन फाइनाइट नंबर्स। उसके साथ साथ प्रोडक्शन की कार्यवाही पूरे जोरों पे है और उम्मीद है कि जुलाई ऑनवर्ड्स प्रोडक्शन भी अवेलेबल हो जाएगी और पार्टली वो सप्लाई प्रोडक्शन वाली आ जाएगी, और उसके बाद में जो सप्लाई स्पुतनिक वैक्सीन की होगी वो इंडिया में या मेड इन इंडिया वैक्सीन की ही होगी। सर लास्ट क्वेश्चन, वो जो विदेशों में जो वैक्सीन लगाई जा रही है खासकर अमेरिका के अंदर, फाइजर की हो, जॉनसन एंड जॉनसन की हो, मॉडर्ना की हो, इन कंपनियों से भी क्या आपकी बातचीत चल रही है और उनका क्या रिस्पॉन्स है? उन कंपनियों से लगातार बातचीत चल रही है, आपसे नहीं महीनों से और पिछले साल से हम एंगेज रहे हैं। हमने हमेशा उनसे ये कहा है कि आप भारत में वैक्सीन बनाइए, बनाएंगे नहीं तो फिल फिनिश करिए कि आप प्रोडक्ट वहां से ले आइए, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ हो जाए। उसके अलावा इस पे भी बात चलती रहती है कि आप इंपोर्ट करिए भारत में उपलब्धता दीजिए। इस सिचुएशन में अब तेज गति भी आई है क्योंकि उनके पास भी अपनी एक्सपेंशन बढ़ी है, उनके पास भी ऑप्शंस खुली हैं, और उस डायरेक्शन में हम जो 3 मेन प्लेयर्स हैं, फाइजर है, जॉनसन है, मॉडर्ना है,
इन तीनों से लगातार बात हुई और बहुत हाई लेवल पे ये बातचीत चली हुई है, और उसमें हर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की अपनी अपनी सिचुएशन है, अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज हैं, उसको लेके इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हम इन कंपनीज के साथ बिल्कुल क्लोजली एंगेज्ड हैं। डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन शायद इस बीमारी का एकमात्र इलाज है इससे हमेशा के लिए मुक्ति पाने का, और आपने उसका एक रोड मैप आज हमें समझाया। धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।